हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोहतास कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक कार्नेटिक वार्स के बारे में, जिसको हम एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में। वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, कार्नेटिक वार के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले देखिए कि ये जो कर्नाटक के युद्ध है ये कितने हुए थे। 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वार कब हुआ था? 1746 से 48 तक, ओके। सेकंड 1749 से 54 एडी के बीच में, और थर्ड जो कार्नेटिक वार हुआ था वो था 1757 से 63 एडी के बीच में, ओके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कार्नेटिक वार के बारे में बेसिक डिटेल देखते हैं कि इनको कार्नेटिक वार क्यों कहा जाता है, कर्नाटक के युद्ध इनको क्यों कहा जाता है। ये 3 युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में, इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज के बीच में ये 3 युद्ध हुए थे। कहाँ पर? कर्नाटक प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको और कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जो कर्नाटक है या जो कार्नेटिक है, इसकी कैपिटल क्या है? आरकोट। देखो ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लिखा हुआ है। अगर आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इन सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी, ओके। तो देखिए, इनको कार्नेटिक वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्नाटक प्रिंसली स्टेट के अंदर हुए थे, ओके। अब इन युद्धों का रिजल्ट क्या रहा वो देखिए कि अब जब ये युद्ध हुए तो ब्रिटिश ने अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश की, जिसकी वजह से और इंडिया के अंदर और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पॉलिटिकल सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो गई थी, ओके। तो ये इन युद्धों का रिजल्ट था। फिर अगर बात करें तो जो कमर्शियल और जो मैरीटाइम राइवलरी थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वो इसका प्राइमरी रीजन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि व्यापार यानी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड इनके बीच में डिस्प्यूट था, और इसके अंदर इस फील्ड के अंदर वो अपनी सुपरमेसी चाहते थे। इसकी वजह से ये युद्ध हुए थे, ओके। अब देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वार, पहला युद्ध डिस्कस करते हैं। पहला युद्ध देखिए कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में, ओके। रीज़न क्या था इसके पीछे वो देखिए, यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चल रहा था। किसके रिगार्डिंग? ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के रिगार्डिंग, ओके। हालांकि अदर कंट्रीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड थी, लेकिन हम यहाँ पे हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमें पढ़ना है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। हालांकि जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसको साथ में डिटेल से डिस्कस और कर लेंगे, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ था कि ऑस्ट्रिया के सक्सेशन को लेकर यूरोप के अंदर और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में और ये जो युद्ध था ये चल रहा था, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए स्क्रीन के ऊपर, इंग्लिश कैप्टन था एक बारनेट नाम से, ठीक है। क्या नाम था? बारनेट। उसने क्या किया, फ्रेंच की जो शिप्स थी, फ्रेंच जो जहाज़ें थी उनको कैप्चर कर लिया था, और फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले नाम से, ठीक है। किसको बनाया गया था उस टाइम? फ्रेंच गवर्नर कौन था? डुप्लेक्स, जिसको इंग्लिश में डुप्लेक्स कहते हैं, हिंदी में डुप्ले, ओके। उसने मॉरिशियस से और ला बुर्दले को बुलाया था। ये कौन था? ला बुर्दले कमांडर था, ठीक है। अब ला बुर्दले आके उसने मद्रास पे अटैक किया और उसको जीत लिया, ओके। अब मद्रास किसके अंडर है? ये है फ्रेंच के अंदर, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था ये एक ट्रीटी के साथ ख़त्म हुआ था, जिसको ट्रीटी ऑफ एक्सला सापले कहते हैं। ट्रीटी का नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जो तीनों कार्नेटिक युद्ध थे वो एक ट्रीटी के बाद में समाप्त हुए थे। तो आपको इन तीनों युद्धों की जो ट्रीटीज साइन की गई थी इनके बाद में, उन सभी को आपको याद रखना है और कब साइन की गई थी, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ एक्सला सापले है ये एक्चुअली ये जहाँ ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वार चल रहा था वहाँ साइन की गई थी, यानी यूरोप में साइन की गई थी। लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो इसकी वजह से यहाँ पे और ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इस ट्रीटी ऑफ एक्सला सापले के साथ में ही और ये फर्स्ट कार्नेटिक वार है ये समाप्त हो गया था। ये ट्रीटी ऑफ एक्सला सापले कब हुई थी? ये हुई थी 1748 एडी के अंदर, ठीक है। 1748 के अंदर हुई थी। फिर अब ये ट्रीटी जब हो गई तो उसके बाद में मद्रास जो
किसने कैप्चर किया था? अभी हमने पढ़ा था ला बुर्दले ने। ला बुर्दले कौन था? फ्रेंच गवर्नर था, सॉरी फ्रेंच का कमांडर था, ठीक है। तो ला बुर्दले ने और अंग्रेजों को और ये मद्रास है ये वापस से लौटा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बैटल और है, बैटल ऑफ सेंट टॉम। स्क्रीन के ऊपर देखिए। अब ये किस किस के बीच में हुआ था? ये देखिए बैटल ऑफ सेंट टॉम, ये अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ये अनवरुद्दीन कौन था? ये जो कार्नेटिक प्रिंसली स्टेट थी वहाँ का नवाब था अनवरुद्दीन, ठीक है। और फ्रेंच की साइड में कमांडर कौन था? पैराडाइज। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये नाम आप रट लीजिए, पैराडाइज फ्रेंच कमांडर, ठीक है। तो और इधर अनवरुद्दीन का कमांडर कौन था? महफूज खान, ठीक है। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, ओके। तो यहाँ भी फ्रेंच जीत गए थे, ओके। फिर अब ये तो था फर्स्ट कार्नेटिक वार, ओके। अब इसका रिजल्ट या फिर इम्प्लीकेशन देखें इस फर्स्ट कार्नेटिक वार का, तो यही होता है कि ये जो फ्रेंच आर्मी थी इन्होंने बड़े साहस के साथ अनवरुद्दीन की फौज का मुकाबला किया था, ठीक है, और जीत गए थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मनोबल बढ़ गया था, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड कार्नेटिक वार, ये कब हुआ था? 1749 से 54 एडी के बीच में, 1749 से 1754 के बीच में हुआ था, ओके। रीज़न क्या था? रीज़न इसका ये था कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी उनके बीच में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, ठीक है। आंतरिक भेदभाव होने की वजह से और आंतरिक झगड़े होने की वजह से, और ये सेकेंड कार्नेटिक वार है ये हुआ था। अब देखिए कहाँ कहाँ हुए थे? कार्नेटिक प्रिंसली स्टेट जो हम पढ़ रहे हैं अनवरुद्दीन वाली, जहाँ का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। अब ये कर्नाटक जो प्रिंसली स्टेट है यहाँ पे अनवरुद्दीन वर्सेस कौन है साथ में? चंदा साहिब। चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। अब अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे थे? अंग्रेज, ठीक है। इंग्लिश आर्मी किसकी साइड थी? अनवरुद्दीन की साइड। और चंदा साहिब की साइड थे फ्रेंच आर्मी, ओके। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। फिर नेक्स्ट जो देखें प्रिंसली स्टेट, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर किस किस के बीच में? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, ओके। नासिर जंग को सपोर्ट कौन कर रही थी? इंग्लिश आर्मी। वाइल जो मुजफ्फर जंग है उसको कौन सी आर्मी सपोर्ट कर रही थी? फ्रेंच आर्मी, ठीक है। तो ये गुट बन गए थे। अब हालांकि हम यहाँ पे अपने को यही चीज़ देखने को मिलती है कि ये एक साइड इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं तो एक साइड फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों में बंट गए हैं, तो इसीलिए इनको एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट से कहा जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ये जो दोनों ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों ने और अलग अलग रास्ते चुने, ठीक है। एक जिस ने एक का साथ दिया उसने दूसरे का साथ नहीं दिया, वो उसके ओपोजिट में रहे हमेशा, ओके। तो ये दो प्रिंसली स्टेट्स के बीच में और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से और ये सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ था। अब इसके बाद में एक बैटल आता है, बैटल ऑफ अंबूर। कब हुआ था ये? 1749 में, ओके। चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच, ये तीन हम अभी हमने डिस्कस किया था। चंदा साहिब कहाँ कौन? जिसने जिसको फ्रेंच ने सपोर्ट किया था, कहाँ पर? कार्नेटिक प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। फिर मुजफ्फर जंग, सेकंड नाम देखिए मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग कौन? जिसने फ्रेंच आर्मी ने जिसको सपोर्ट किया था, कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। और एक खुद फ्रेंच जो कंपनी थी, इन तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को और मार दिया था। अनवरुद्दीन कौन? ये जो ऊपर देखिए कार्नेटिक प्रिंसली स्टेट का नवाब कौन? अनवरुद्दीन, इसकी हत्या कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद में नासिर जंग था, वो भी फाइटिंग के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई थी, ओके। तो अब जो फ्रेंच के ओपोजिशन में कौन कौन थे? नासिर जंग था और अनवरुद्दीन था, दोनों की हत्या हो गई, ओके। अब मुजफ्फर जंग कौन? कहाँ का? हैदराबाद का। मुजफ्फर जंग ने क्या किया? जो फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले, उसको और कृष्णा नदी का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो गिफ्ट में दिया, ओके। अब फ्रेंच आर्मी वहाँ पर स्टेब्लिश कर दी गई थी हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के अंदर, किस पर्पज से? एक सिक्योरिटी पर्पज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब फिर फ्रेंच आर्मी, जैसे मान लो अब ये जो हैदराबाद रीजन है, अब ये फ्रेंच के जैसे फ्रेंडशिप में है, तो कहीं इंग्लिश इनके ऊपर अटैक नहीं कर दे, इसकी वजह से। और फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने यहाँ पर अपनी और आर्मी इस्टेब्लिश
कर दी थी एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर देखिए लीडरशिप, ये जो आर्मी थी इसकी लीडरशिप दी गई थी बुस्सी को, ओके। बुस्सी कौन था? ये फ्रेंच कमांडर था, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिर अगर बात करें तो कुछ दिनों के बाद में जो इंग्लिश कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव नाम से, क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव, ओके। इसने आर्कॉट को कैप्चर कर लिया। आर्कॉट कौन? कर्नाटक प्रिंसली स्टेट की कैपिटल, ओके। किसके साथ में? ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये अपने 210 अलग सोल्जर्स के साथ में आया था और यहाँ पे अटैक किया था और आर्कॉट को कैप्चर कर लिया था, ओके। इसके बाद में अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि इस हार के बाद में फ्रेंच जो आर्मी थी या फ्रेंच जो कंपनी थी वो इसके बाद में कभी नहीं जीती, कंटिन्यूसली और हारती गई, ओके। अब क्या किया फ्रेंच गवर्नमेंट ने, क्या किया, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो एक प्राइवेट कंपनी थी। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके अंदर 217 शेयर होल्डर थे, ओके। जबकि फ्रेंच के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, ओके, कोलबर्ट के द्वारा और इस्टेब्लिश की गई थी। ये चीज़ हमने डिटेल से डिस्कस की थी। तो एक तो है प्राइवेट कंपनी और एक है गवर्नमेंट कंपनी, ओके। तो अब डुप्ले यहाँ पे अपॉइंटेड था किसके रूप में? फ्रेंच गवर्नर के रूप में। तो फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया या फ्रेंच कंपनी ने क्या किया कि डुप्ले को हटाकर डुप्ले को वापस बुला लिया और उसकी जगह गोदेहू को और यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ये देखिए गोदेहू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे साथ में देखते चलिए, गोदेहू, ठीक है। गोदेहू को क्या बना दिया? फ्रेंच गवर्नर। कहाँ पर? इंडिया के अंदर, ओके। फिर अब 1755 के अंदर और गोदेहू ने आते ही और पौंडीचेरी की संधि की थी। कौन कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसके बाद में और ये जो सेकेंड कार्नेटिक वार था ये खत्म हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सेकेंड कार्नेटिक वार कौन सी संधि के साथ खत्म हुआ था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। फर्स्ट कार्नेटिक वार कौन सी ट्रीटी की वजह से खत्म हो गया था? किस ट्रीटी के बाद में खत्म हो गया था? एक्सला साबले, ओके। तो ये चीज़ साथ साथ में याद करते चलिए। अब देखिए आगे थर्ड कार्नेटिक वार, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कब हुआ था? 1757 से 63 AD के अंदर। अब वही चीज़, इसके पीछे क्या रीज़न था वो डिस्कस करते हैं। रीज़न ये था कि जो इंग्लिश और फ्रेंच है इनके बीच में एक 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था। किसके रिगार्डिंग? कनाडा के रिगार्डिंग, कनाडा के ऊपर सक्सेशन के रिगार्डिंग और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में युद्ध चल रहा था। कब से कब तक? 1756 से 63 AD के बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बैटल आता है, बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कई बार आपको देखने को मिला होगा एग्जाम्स के अंदर। तो 1760 के अंदर ये युद्ध हुआ था आयरकूट और लाली बूसी के बीच में। आयरकूट कौन था? इंग्लिश कमांडर था। लाली और बूसी कौन थे? लाली मतलब कौन? फुल नेम कॉम्ट डी लाली, ठीक है। ये कौन थे? फ्रेंच कमांडर। और इधर इंग्लिश कमांडर कौन? आयरकूट, ओके। तो इसके अंदर इंग्लिश आर्मी जीत गई थी, आयरकूट। हालांकि हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कॉट को कैप्चर किया था उसके बाद में फ्रेंच आर्मी रेगुलर हारती रही, तो उसी का नतीजा ये था, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग और ये यहाँ भी हार गए थे बैटल ऑफ वांडीवास के अंदर। फिर 1761 के अंदर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था। किसको? पौंडीचेरी। ये नाम आपको कई बार सुनने को मिलेगा, तो इसको साथ साथ में ध्यान से देखते चलिए। पौंडीचेरी को कब किसने कैप्चर किया और किसको वापस लौटा दिया, ठीक है। तो कब? 1761 के अंदर इंग्लिश ने किसको कैप्चर कर लिया? पौंडीचेरी को, ओके। अब ये जो थर्ड कार्नेटिक वार था ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म हुआ था, ठीक है। कौन सी संधि होगी? ट्रीटी ऑफ पेरिस। कब साइन की गई थी? 1763 के अंदर, ओके। तो 3 ट्रीटी हो गई इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कार्नेटिक वार की एक्सला सापले, सेकेंड कार्नेटिक वार की कौन सी होगी? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और थर्ड कार्नेटिक वार की कौन सी होगी? ट्रीटी ऑफ पेरिस, ओके। तो इन 3 संधियों के साथ ही ये तीनों युद्ध खत्म हो गए थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो सभी कॉलोनीज थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रेंच को वापस लौटा दी गई एक्सेप्ट
चंद्रनगर, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रनगर की रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थर्ड कार्नेटिक वार के बाद में या ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद में और सभी जो कॉलोनीज थी वो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को लौटा दी थी, किसको छोड़ के, तो आपको बताना है चंद्रनगर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 1693 के अंदर अगर बात करें तो डच ने क्या किया था, पौंडीचेरी को कैप्चर किया था। अभी मैंने बताया था कि पौंडीचेरी की रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं, तो 1693 के अंदर पौंडीचेरी को कैप्चर किसने किया था, डच ने। ठीक है, इसके बाद में एक रिजविक एग्रीमेंट हुआ था, कब, 1697 में, 1697 में एक रिजविक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद में ये फ्रेंच को वापस से लौटा दिया गया था। ठीक है, अब 1697 के अंदर फ्रेंच के पास आ गया ये पौंडीचेरी। फिर 1761 के अंदर, ये अभी हमने पढ़ा कि 1761 के अंदर इंग्लिश ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो ये साथ साथ में आप लिंक करते चलिए। ठीक है, तो ये हो गए 3 इम्पोर्टेंट बैटल कार्नेटिक वार्स। अब इसके बारे में आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके रिगार्डिंग, तो एक एक चीज़ डिस्कस कर लिए, शायद इसके बाहर कुछ ही नहीं जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। ठीक है, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं कि फ्रेंच जो आर्मी थी या फ्रेंच कंपनी थी वो फेल कैसे हो गई थी, क्या कारण थे उसके पीछे, हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फ्रांस एंड सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इसके अंदर सक्सेस क्यों हुई थी, तो इसके पीछे कई रीजन्स बताए जाते हैं। हम कुछ 4-5 रीजन्स देख लेते हैं ताकि कहीं कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कमर्शियल सुपीरियरिटी एंड बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है कि एक तो जैसे कमर्शियल रूप से उनकी सुपीरियरिटी थी और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, किसकी, ब्रिटिश की। ठीक है, अब अगर बात करें 1736 से 1756 के बीच में, 1736 से 1756 के बीच में अगर बात करें तो जो ब्रिटिश कंपनी का ट्रेड था वो फ्रेंच कंपनी के ट्रेड से 4 गुना ज़्यादा था। ठीक है, तो उनकी कमर्शियल सुपीरियरिटी थी जिसकी वजह से उनको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट मिला। सेकंड अगर देखें तो नेवल सुप्रीमेसी, या फिर उसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग नेवल बेस। ये आज भी हम देखते हैं कि ब्रिटिश जैसी नेवल आर्मी आज तक नहीं बनी है। ठीक है, तो नेवल आर्मी या फिर नेवल सुप्रीमेसी जिसको बोल सकते हैं ब्रिटिश की, उनकी वजह से उनको ये सक्सेस मिली थी। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की नेवल सुप्रीमेसी की वजह से, और वो जल्दी से जल्दी जब भी अगर किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो अपनी नेवल आर्मी को भेज सकते थे। ठीक है, और हालांकि ट्रेड के अंदर भी और ये जो आर्मी थी इन्होंने हेल्प किया था, जिसकी वजह से और इनका जो स्टेब्लिशमेंट था इंडिया के अंदर वो इजी हो गया था। ओके, थर्ड रीज़न देखें तो जो इंग्लिश कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी और जो फ्रेंच कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, ये भी एक रीज़न बताया जाता है। क्यों, प्राइवेट कंपनी है तो इसके अंदर एक पर्सनल एफर्ट रहेगा, और गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने हिसाब से होगी। ठीक है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो डुप्ले को वापस बुलाया जाना भी इसका एक रीज़न बताया जाता है। और नेक्स्ट बताया जाता है कि लाली के द्वारा कुछ कॉम्टे डी लाली के द्वारा कुछ मिस्टेक्स भी की गई थी। कैसे, जैसे ही उसने हैदराबाद के अंदर और आर्मी स्टेब्लिश करने के बाद हैदराबाद को छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो भी एक इस कॉम्टे डी लाली की और गलती बताई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन से या फिर कोजेज बताए जाते हैं कि जो फ्रेंच या जो फ्रांस था वो फेलियर क्यों हो गया था यहाँ पे, या फिर ब्रिटिश है उसको सक्सेस क्यों मिल गई थी। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो वीडियो था ये था कार्नेटिक वार्स के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के बारे में अगर आपको अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर दबाएं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।